और तो नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पीके टॉक पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और थंबनेल तो देख ही होंगे कि हम जो है हिस्ट्री का जो एमसीक्यू हम लोग का चल रहा है उसका नेक्स्ट सीरीज़ है। और इसमें दोस्तों हम लोग कवर करेंगे मौर्य वंश के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। और इसमें यानी कि डेली की तरह हमने 5 क्वेश्चंस को एक्स्ट्रा लिए हैं, ठीक ना। तो चलिए शुरू करते हैं और आप देखते रहिए, ठीक ना। और हम एकदम डिस्कशन के साथ पढ़ेंगे ताकि यानी कि अपने माइंड में जो है थोड़ा अच्छी तरह से और ज़्यादा समय तक रखे, ठीक ना। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों मौर्य वंश, ठीक ना। दोस्तों यानी कि पहले यानी कि मौर्य वंश से पहले था नंद वंश। कौन था दोस्तों? नंद वंश था। मौर्य वंश से पहले था नंद वंश। एक दोस्तों हुआ करते थे चाणक्य, ठीक ना, जो कि बहुत बड़े विद्वान थे। चाणक्य थे जो बहुत बड़े विद्वान थे। वो पता क्या हुआ यानी कि ऐसा मतलब ये है कि जो जिस टाइम नंद वंश का शासन था उसके जिस टाइम यानी कि उसका अंतिम जो शासक है वो घनानंद थे, ठीक ना। तो घनानंद के यानी कि दरबार में जो है मतलब ऐसे ही यानी कि कुछ ऐसा कहा जाता है कि चाणक्य गुरु जी को, ठीक ना, उनको कुछ अपमानित किया गया, उनको कुछ लज्जित किया गया, ठीक ना। इसी कारण यानी कि चाणक्य जो है फैसला लिए थे कि और उनको श्राप दिए थे, ठीक ना, कि वो जो है उसका शासन जो है ख़त्म करवाएंगे और किसी यानी कि श्रेष्ठ पुरुष को उसमें वहाँ पे फिर से यानी वहाँ पर शासन जो है अपना रखवाएंगे, ठीक ना, वहाँ पर स्थापित करवाएंगे। और इसी के दरमियान जो है दोस्तों ये जो यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य को जो है, जो कि यानी कि एक बहुत ही महान शासक हुआ करते हैं, उनको यानी कि ये जो है गद्दी दिलवाने में शासक उनको बनवाने में और शासन करवाने में बहुत ही हेल्प करते हैं। यही कौन? चाणक्य। तो दोस्तों जो मौर्य वंश का स्थापना हुआ था तो उसमें यानी कि जो है चाणक्य का जो योगदान जो दोस्तों बहुत ही सर्वोपरि है और कहीं ना कहीं यानी कि इसका योगदान जो है यानी कि बहुत ही ये है, ठीक ना। तो चलिए शुरू करते हैं और जैसे जैसे और हम डिस्कस करेंगे, आपको समझाने का प्रयास करेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चंस को हम आगे बढ़ाएंगे और आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। देखिए, हालांकि हो सकता है कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक आपको मिलता हो क्योंकि अभी कुछ यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे मतलब ऊपर जो है ना कुछ बैठी हुई है, पता नहीं क्या। चलिए ठीक है, देखिए पहले क्वेश्चन है दोस्तों, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, ठीक ना। देखिए दोस्तों मौर्य वंश के जो संस्थापक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन से दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य थे। और किसकी सहायता से किन्होंने इसकी मतलब सहायता की और इनको मतलब शासन स्थापन करने में हेल्प किया था? वो किए थे चाणक्य ने किए थे। किसने किए दोस्तों? चाणक्य ने, जो कि बहुत बड़े विद्वान थे। तो हालांकि हमको अभी मौर्य वंश के संस्थापक याद करना था, कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य हैं मौर्य वंश के संस्थापक, ठीक है ना। चलिए, और दोस्तों यानी कि इससे रिलेटेड कुछ यानी कि शासक है जो कि मौर्य वंश में है, जैसे यानी चंद्रगुप्त हो गया, इसको बिंदुसार हो गया, इसको अशोक हो गया, ठीक है ना, कुणाल हो गया, ये सब जो है आपको मौर्य वंश के यानी कि ये शासक सब हैं, ठीक ना। चलिए, हालांकि जो संस्थापक है वो कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से किसकी तुलना में अच्छा एक मिनट, ये है निम्न में से किसकी तुलना मैकियावेली, अब थोड़ा ये हो चुका है, ठीक ना, मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। दोस्तों देखिए ये जो यानी कि मैकियावेली के प्रिंस, ये जो प्रिंस जो है ना दोस्तों, प्रिंस ये यानी कि बहुत ही महान पुस्तक है, बहुत यानी कि ये फेमस चर्चित पुस्तक है, ठीक ना। तो जिसका रचयिता है मैकियावेली है, ठीक ना। तो निम्नलिखित में कौन सा एक और पुस्तक है जिसका जो मतलब जो क्या बोलते हैं तुलना जो है कि वो भी यानी ये भी सर्वश्रेष्ठ है, कि निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक है जो है यानी उसका तुलना जो है मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है, ये पूछ रहा है, ठीक ना। तो ऑप्शन देखिए, वात्स्यायन का कामसूत्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, उसका यानी कालिदास का मालविका अग्निमित्र, ठीक ना, और विष्णु शर्मा के पंचतंत्र, ठीक ना। देखिए दोस्तों यानी कि सबसे पहले यानी जो हम चाणक्य का नाम ले रहे थे, जो कि यानी बहुत बड़े विद्वान थे, ठीक ना, जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में यानी कि शासक बनने में बहुत यानी हेल्प किया था उन्होंने। तो चाणक्य दोस्तों यानी इनका कुछ अन्य नाम भी था। तो चाणक्य को जो है दोस्तों कौटिल्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? कौटिल्य भी जो है चाणक्य को कहा जाता है। उसके अलावा चाणक्य को जो है दोस्तों विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? विष्णुगुप्त। विष्णु शर्मा नहीं, विष्णुगुप्त। विष्णु शर्मा वो दूसरा राइटर है, ठीक ना, जो कि पंचतंत्र के लेखक है। तो चाणक्य को जो है कौटिल्य कहा जाता है और विष्णुगुप्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये दोनों कहा जाता है, ठीक ना। अब देखिए दोस्तों, तो जो चाणक्य जो ये कौटिल्य या विष्णुगुप्त जो थे वो यानी कि एक बहुत ही मतलब महान पुस्तक, ठीक ना, अर्थशास्त्र लिखे थे। एक पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र, ये पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र, ठीक ना। अब ये नहीं आप समझिए कि इसमें अर्थशास्त्र के बारे में ये वर्णन किया गया, ऐसा नहीं। ये पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है, लेकिन इसके अंदर जो है राजनीति के बारे में ये डिस्कशन किया गया है। ये नहीं जैसे अर्थशास्त्र नाम है तो इकोनॉमिक ऐसा कुछ ही है, ऐसा नहीं है, ठीक ना। मैंने आपको बताया कि अर्थशास्त्र जो है पुस्तक का नाम है
इसके अंदर क्या डिस्कशन किया गया है, क्या यानी टॉपिक्स और क्या यानी इसके अंदर जो पढ़ने को आपको मिलेगा, तो वो पॉलिटिक्स आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है, राजनीति, ठीक है ना। कन्फ्यूजन क्लियर होगा। किसने लिखा था दोस्तों अर्थशास्त्र पुस्तक को? वो लिखा था चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य ने, ठीक ना। तो यही है। तो जो मैकियावेली की जो प्रिंस पुस्तक है उसका तुलना जो है आपको कौटिल्य का अर्थशास्त्र किया है। यानी इतना अच्छा पुस्तक, इतना मतलब ये भी महान और प्रसिद्ध पुस्तक है। कौन? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। यही क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, ये आपको आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो अर्थशास्त्र का लेखक कौन है दोस्तों? कौटिल्य। और प्रिंस के लेखक कौन है? मैकियावेली है, ठीक ना। क्वेश्चन अब चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, 3 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। एक और देखिए यहाँ पे, ये दोस्तों ये जो लिखा है ना विष्णु शर्मा के पंचतंत्र, देखिए दोस्तों जो पंचतंत्र है ये भी एक बहुत यानी प्रसिद्ध ये है पुस्तक है, जो कि जिसके लेखक है विष्णु शर्मा है, ठीक ना। और इस पंचतंत्र इतना फेमस है कि इसका अनुवाद जो है कई विदेशी भाषाओं में हुआ है, ठीक ना। तो आप इसको भी याद रखिएगा, पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। एक और देख सकते दोस्तों कालिदास का मालविका अग्निमित्र, मतलब मालविका अग्निमित्र, ये भी पुस्तक का नाम है, जो भी ये भी एक फेमस पुस्तक है। और इसका लेखक कौन है दोस्तों? कालिदास है। चलिए हो गया ना, मतलब एक क्वेश्चन पढ़े लेकिन इसमें आपको 4-5 क्वेश्चन मिल गए, ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ठीक ना। देखिए यहाँ पे थोड़ा ये हो जा रहा है। देखिए वह शासक कौन था जो गद्दी पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? जैसे यानी कि क्या बोलते हैं, मौर्य वंश का वो कौन शासक था जो गद्दी पर बैठने के लिए, मतलब शासन करने के लिए, शासक बनने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी, ठीक है ना। तो ऑप्शन देखिए दोस्तों, बिंदुसार, अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु। यहाँ पर आंसर क्या होगा दोस्तों? ये होगा दोस्तों अशोक हो जाएगा। कौन हो दोस्तों? ये हो जाएगा अशोक हो गया। कौन होगा? अशोक होगा। तो दोस्तों सम्राट अशोक, महान अशोक को नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। और अशोक यानी बहुत ही प्रसिद्ध और जनता के प्रिय रहे हैं। हालांकि दोस्तों यानी कि कोई भी इंसान होता है तो उसमें पॉजिटिविटी के साथ कुछ ना कुछ नेगेटिविटी जरूर होता है, ठीक ना। उसी दरमियान आप यानी इसको मंथन कर सकते हैं। तो अशोक यानी कि बहुत ही यानी कि इसको जो है देवा नाम, प्रिय के नाम से भी जाना जाता था अशोक को। उसके यानी कि इसको जो प्रियदर्शिनी भी कहा जाता था अशोक को। उसके अलावा यानी कि अशोक जो है मतलब हमेशा जो है जनता के संपर्क में रहा करते थे, ठीक ना अशोक। और मतलब वो प्रिय थे, जनता के प्रिय थे, यही। तो अशोक क्या करे दोस्तों, अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। उसके बाद अपना गद्दी पर ये सब बैठे थे, ठीक ना, शासन किए थे। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार दोस्तों पता है कौन था? बिंदुसार अशोक के पिताजी थे। कौन थे दोस्तों? बिंदुसार जो थे अशोक के पिताजी थे। और अशोक का बेटा कौन था? वो था दशरथ। कौन था दोस्तों? वो दशरथ था। चलिए, हालांकि दशरथ उतना फेमस नहीं है और इन्होंने भी कुछ काम किए हैं और ज़्यादा समय तक वो गद्दी पर नहीं टिके रहे हैं। देखिए दोस्तों हिस्ट्री में पता है कौन कौन यानी कि हाईलाइटेड बनाते हैं, जो यानी कि अच्छा काम किए हैं, जो बहुत समय तक रहे हैं या जो कुछ समय तक भी रहे हैं लेकिन वो अच्छा काम किए हैं, उन्होंने कोई उपलब्धियां प्राप्त की है, तो उनका जो है नाम हाईलाइटेड में आता है। ऐसा अशोक होगा, अशोक एकदम महान सम्राट हुए, उन्होंने कई कामों को किया था, कई उपलब्धियाँ उसने हासिल की थी, तो ये मतलब ये काउंट किया जाता है, ठीक ना। चलिए देखिए, तो बिंदुसार ने, कौन बिंदुसार कौन है? अशोक के पिताजी है। तो बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए कहाँ भेजा था? अच्छा दोस्तों यहाँ पर अशोक छूट गया है। देखिए दोस्तों यानी कि एक कोई जगह था, ठीक ना, जगह था, जैसे नेपाल, स्वर्णगिरी, तक्षशिला या उज्जैन, ये कोई जगह था, ठीक ना। 4 में से कोई एक आंसर होगा कि कोई जगह पर जो विद्रोह हो गया था, ठीक ना। उसी विद्रोह को कुचलने के लिए, शांत करवाने के लिए अशोक अपने बेटे, बिंदुसार ने अपने बेटे अशोक को मतलब भेजा था। किस क्षेत्र में भेजा था, यही पूछ रहा है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा तक्षशिला हो जाएगा। कौन दोस्तों हो जाएगा? तक्षशिला। तक्षशिला उसमें ज़्यादा फेमस थी विद्या अध्ययन केंद्र के लिए, ठीक ना। मौर्य वंश के समय जो है तक्षशिला जो है एकदम फेमस था, ठीक है। तो बिंदुसार क्या किया, यानी कि तक्षशिला में कुछ ये हो गया, मतलब विद्रोह होने लगा, तो उसको यानी कि अपने बेटे अशोक को जो है वहाँ पर कुछ करने के लिए, उसको शांत करवाने के लिए जो है अपना भेज दिया था। तो ये आप याद रखेंगे दोस्तों। चलिए तक्षशिला। अगला क्वेश्चन है दीवान प्रियदर्शी। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? दीवान प्रियदर्शी किसका उपनाम है? दोस्तों मैंने बताया कि दीवान प्रियदर्शी, प्रियदर्शनी किसका उपनाम है? तो वो जो है दोस्तों अशोक का नाम है। किसका नाम है दोस्तों? अशोक का। चलिए, बिंदुसार कौन है? तो अशोक के पिताजी है। चाणक्य कौन है? तो वही चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त, जिसके फेमस बुक कौन है? अर्थशास्त्र, जिसमें किसका वर्णन किया गया है? राजनीति का। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया? दोस्तों देखिए अशोक जो यानी कि अपना मतलब यानी अपना कार्यकाल में तो बहुत सारे युद्ध लड़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक ऐसा युद्ध आया दोस्तों जिन्होंने यानी कि अशोक को अंदर से झकझोर कर रख दिया, मतलब यानी कि एकदम यानी कि हॉट पर उनको पड़ा, ठीक ना दोस्तों। एक हुआ था दोस्तों कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध हुआ था यानी 200 कब हुआ था? 269 ईस्वी पूर्व में जो है कलिंग युद्ध हुआ था, ठीक ना। 269 ईस्वी पूर्व की 61
8वें, हाँ दोस्तों 269 ईस्वी पूर्व यानी 269 BC में जो है आपको कलिंग युद्ध हुआ था, ठीक ना। कलिंग मतलब समझ ले, कलिंग यानी कि उड़ीसा का हाँ उड़ीसा का एक क्षेत्र है कलिंग, ठीक ना, उसी का पूर्व नाम समझ सकते हैं। वहाँ के एक शासक थे खारवेल, राजा खारवेल, जो कि यानी कि वो भी यानी कि बहुत ही प्रसिद्ध और महान शासक थे खारवेल। तो उन्होंने उन्हीं से जो युद्ध लड़ रहे थे कौन, और महान सम्राट अशोक, ठीक ना। तो हालांकि अशोक जो जीत गए, उनको पराजित कर दिया खारवेल को। तो उसके बाद जो है दोस्तों यानी कि ये जो है युद्ध से जो है ये संन्यास ले कि अब युद्ध मतलब कभी नहीं करेंगे, और जनता को भी ये मतलब ये कहने लगे। और जो भी यानी कि और सारे शासक उनको ये प्रेरणा देने लगे युद्ध कभी नहीं करना चाहिए, इससे जो है मतलब जान माल की क्षति होती है दोनों ओर से, यानी कि जनता उसमें कई लोग मारे जाते हैं, कई मतलब चीज़ों की क्षति होती है, ठीक ना। इन्होंने ये ले लिया, और उसी युद्ध के बाद जो है दोस्तों इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। पहले मतलब मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ किस धर्म को अपनाए थे, लेकिन इस कलिंग युद्ध के बाद जो है दोस्तों आपको वो उन्होंने अशोक ने जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया। चलिए ठीक है, तो अब ये जो आंसर होगा दोस्तों किस युद्ध के बाद, तो कलिंग युद्ध के बाद। किस युद्ध के बाद, कलिंग युद्ध के बाद। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 नंबर। अब देखिए दोस्तों ये आगे कल वाला क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। देखिए सांची जो है किस कला और मूर्ति कला का निरूपण करता है। सांची, सांची क्या है दोस्तों बताइए। तो सांची जो है दोस्तों ये है आपको स्तूप है, जो कि बहुत बड़ा, सबसे बड़ा स्तूप है, ठीक ना। तो किस धर्म से है, बौद्ध धर्म से है, जैन धर्म से, ईसाई धर्म से, हिंदू धर्म से। कल हम लोग पढ़े थे कि सांची जो है बौद्ध धर्म से है। कहाँ है दोस्तों, मध्य प्रदेश में है। कहाँ है दोस्तों, मध्य प्रदेश में है सांची का स्तूप, सबसे बड़ा है स्तूप, ठीक ना। किस धर्म से रिलेटेड है, बौद्ध धर्म से। जैसे इसका पता है स्थापना किसने करवाया था, सांची का मतलब स्तूप जो है किसने बनवाया था, तो ये अशोक ने बनवाया था। किसने बनाया दोस्तों, अशोक ने, जो कि सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। जैसे यानी मौर्य साम्राज्य में कौन सा मुद्रा ये होता था उसमें प्रचलित था। ऑप्शन है पौण, तोल, काकणी, दिनार। दिनार तो वर्तमान में यानी कि विदेशों का ये है। देखिए तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पौन हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्तों, पौन हो जाएगा। पौन जो है मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम है, पौन। अब इसको याद रखें दोस्तों। देखिए हम जो 25 क्वेश्चंस लिए ना एकदम मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिए, जो कि क्वेश्चंस यानी एग्जाम में इंट्रेंस में बन सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए हालांकि आप हम पढ़िए पहले आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 और नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन है जो मौर्य वंश का शासक नहीं है। देखिए अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य। बिंदुसार का बेटा चंद्रगुप्त यानी कौन है, ये तो अथी है, क्या बोलते हैं, संस्थापक हैं। तो कौन छट जाएगा, अजातशत्रु नहीं है। अजातशत्रु यानी कि हम लोग कल पढ़े थे, ठीक ना। तो कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है, तो अजातशत्रु नहीं है। दोस्तों अजातशत्रु का उपनाम क्या है, अजातशत्रु को पितृहंता इसे ही कहा जाता है ना, याद कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन दोस्तों कई बार पूछा गया। कुनिक, कुनिक किसे कहा था दोस्तों, अजातशत्रु को ही कहा जाता है कुनिक। फिर यानी कि दोस्तों ये देखिए 3 क्वेश्चन और 2, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, इसी आपको एक क्वेश्चन से कंप्लीट हो गया दोस्तों। यही मैं चाहता हूँ अगर डिस्कशन खूब अच्छा से हो ताकि आप कोरिलेट कर सकें। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित क्या दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन अशोक का उत्तराधिकारी था। कुणाल, बिंदुसार, राहुल। बिंदुसार नहीं होगा, बिंदुसार उसके पिताजी थे ना, तो उसके पिताजी उससे पहले थे ना, तो ये थोड़ी होगा। राहुल भी कुछ नहीं है। कुणाल यानी जो कि यानी ज़्यादा समय तक नहीं टिके रह पाए, ज़्यादा समय तक नहीं थे। तो हालांकि अशोक के जो उत्तराधिकारी वो कुणाल थे, ठीक। कौन थे दोस्तों, कुणाल। आप इसको याद कीजिए। चलिए एक और दोस्तों, यानी ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, ठीक ना दोस्तों। देखिए यदि आप पढ़ रहे हैं और फिर यानी कि पीछे सब भूल लें तो सही नहीं है। आप उसको रिवीजन भी करते रहिए या कोई नोट्स बना लीजिए, ठीक ना। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं यानी कि मैं कोई डिस्कशन में तो कमी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यानी सभी ऑप्शन को डिस्क्राइब करता हूँ, और जितना उस क्वेश्चन से हो सके मैं सभी को बताने का प्रयास करता हूँ, ताकि आप उसे मतलब भूल न सके, अपने माइंड में रख सकें। चलिए दोस्तों, मुद्रा राक्षस के लेखक, मुद्रा राक्षस दोस्तों ये एक पुस्तक है, बहुत ही महान पुस्तक। इसके लेखक कौन है दोस्तों, देखिए ऑप्शन ए है विशाखा दत्त, ऑप्शन बी है विष्णु शर्मा, ऑप्शन सी है कालिदास, ऑप्शन डी है वान भट्ट। कौन है बताइए दोस्तों। मुद्रा राक्षस के लेखक मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, ये कौन है दोस्तों, विशाखा दत्त है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है दोस्तों, विशाखा दत्त मुद्रा राक्षस के लेखक। विष्णु शर्मा किसके लेखक है दोस्तों, पंचतंत्र। अभी बताया मैंने, बहुत ही फेमस किताब दोस्तों जो पता है यानी जो हम क्वेश्चन करवाते हैं ये यानी कि एकदम मोस्ट प्रोबेबल यही क्वेश्चन कराते हैं, ठीक ना। जो कि यानी कि एकदम जो अब बताइए पंचतंत्र बहुत ही मतलब ये है इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। क्योंकि पंचतंत्र यानी कि ऐसा इतना फेमस बुक है ना कि यानी कि कोई विदेशी भाषाओं में इसका वर्णन किया गया है,
अब बताइए, जिसे माने थे कोई बुक है उसका दूसरा भाषा में क्यों यानी कि मतलब ये हो रहा है, मतलब क्या बोलते हैं लिखा जा रहा है, क्योंकि यानी उस भाषा के जो लोग हैं वो भी पढ़े, फेमस है तभी तो ना। चलिए, कालिदास के कोई पुस्तक का नाम बताइए। वही मालविक अग्निमित्र जो मैंने बताया पीछे। वानभट्ट के कोई यानी कि है हर्षचरित एक पुस्तक है, उसका लेखक जो है वानभट्ट है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12 आइए। निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं मिले दोस्तों, यानी कि अशोक के जो शिलालेख है दोस्तों सबसे पहले शिलालेख समझते हैं क्या होता है। शिलालेख मतलब यानी कि पत्थर पर या कोई स्तंभ पर, ठीक ना, बड़ा सा स्तंभ होता है उस पर, या कोई धातु पर जो उत्कीर्णित किया मतलब लिखवाया जाता है कुछ ना कुछ, मतलब ये उपदेश होता है, राजा का उपलब्धियाँ हो सकता है, ठीक ना, उसके बारे में कुछ प्रशंसा हो सकता है, यही होता है दोस्तों शिलालेख। ये पत्थर पर भी होता है और मतलब किसी धातु पर भी होता है, ठीक ना, ये सारी चीज़ों पर हो सकता है दोस्तों। तो शिलालेख, अशोक के जो शिलालेख है दोस्तों वो कहाँ से नहीं मिले हैं, तब पाटलिपुत्र से, टोपरा से, गिरनार से, कंधार से। तब पाटलिपुत्र से नहीं मिले, बाकी टोपरा से मिले हैं, गिरनार से मिले हैं और कंधार से मिले हैं। गिरनार है दोस्तों, ये मतलब ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ इसमें उड़ जाता है। आखिर करते हैं टाइपिंग सही, लेकिन कुछ ना कुछ गैप है। चलिए खैर, मैं बोल दे रहा हूँ और आप कॉपी पेन लेकर बैठिए। चलिए, तो पाटलिपुत्र से नहीं मिले। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अर्थशास्त्र का लेखक कौन, लेखक जो समकालीन था, जो देखिए अर्थशास्त्र पुस्तक का लेखक कौन सा दोस्तों बताइए, याद आया? वही अर्थशास्त्र जिसमें राजनीति का वर्णन किया गया है। चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, तीनों उसी का नाम है ना। हाँ, तो कौन है दोस्तों, देखिए तो कौन है, चाणक्य है, विष्णुगुप्त है, कौटिल्य है, नहीं। तो मतलब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं ये बताइए। तो जो उसके लेखक थे ना, चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य, वो किसके समकालीन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के ना समकालीन थे, मतलब उसी को ना शासक बनने में हेल्प किया था। किसको शासक बनने में हेल्प किया था? वही चंद्रगुप्त मौर्य के, तो उसी के समकालीन होगा ना, उसी के समकालीन था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलिए 14। मौर्य काल में, एक मिनट, मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन था? नालंदा था, तक्षशिला था, उज्जैन था, वैशाली। दोस्तों बताइए, वैशाली ऑप्शन डी में है। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ? 1100 ईस्वी के आसपास हुआ था ना। आई कब बात कर रहे हैं? 269 270 बीसी की बात कर रहे हैं, यानी कि इससे जो है आपको यानी कि 1300 साल पहले का था। 1300 साल पहले नालंदा विश्वविद्यालय थोड़ी था, 1100 ईस्वी में आकर न बना है। हम बात कर रहे हैं 250 बीसी के आसपास का, उसी टाइम की बात कर रहे हैं। 300 बीसी के आसपास का मैं बात कर रहा हूँ, उसी के लगभग। तो फिर नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ से आ जाएगा सर? आप इसको भी यानी ऑप्शन से छांट सकते हैं, इसको बाहर निकाल सकते हैं। वैशाली, उज्जैन हो गए, तक्षशिला। और दोस्तों मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस कराया था कि सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन है? तक्षशिला है। तो मौर्य काल में जो शिक्षा का प्रमुख अध्ययन केंद्र था कौन सा दोस्तों? तक्षशिला विश्वविद्यालय था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, एक यहाँ पर क्वेश्चन दोस्तों, इंडिका जो भी यानी कि एकदम बहुत ही फेमस पुस्तक है। तो इंडिका के लेखक कौन सा दोस्तों? इंडिका देखिए दोस्तों, यानी कि जैसे बहुत सारी इतिहास में, प्राचीन इतिहास में शासक हुए हैं या मध्यकालीन में भी इवन मतलब यानी कि उनके शासनकाल में कई विदेशी यात्री आए हैं, जैसे फयान हो गए, इत्सिंग हो गए, मोरक्को हो गए, मेगास्त्रीनिस हो गए, ये सब जो है आपको वो आए हैं, ठीक ना। तो यानी कि जैसे जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ना, जो कि यानी कि मौर्य वंश के संस्थापक थे, तो उसके टाइम यानी कि एक लेखक आया था जो कि विदेशी था। वो कहाँ आया था दोस्तों? कौन था? जो यूनान का था। कहाँ का दोस्तों? यूनान का था, यूनान का। किस शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। उसका नाम था दोस्तों मेगास्तीनिस, ठीक ना। और जो मेगास्तीनिस यहाँ पर आया और मौर्य प्रशासन को देखा वहाँ पर, यानी कि उन्होंने यानी कि यहाँ पर अध्ययन किया, ठीक ना। उसके साथ यानी कि इन्होंने एक बहुत ही महान पुस्तक लिखा जिसका नाम है इंडिका, ठीक ना। तो बहुत बार पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन प्रीवियस में कि मेगास्तीनिस के लेखक मतलब किस पुस्तक के लेखक है? तो इंडिका के लेखक हैं। ये कहाँ के थे दोस्तों? ये यूनान के थे। किसके शासनकाल में आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा क्या? मैंने शिलालेख के बारे में पहले बताया है, ठीक ना। तो जो भी इसका शिलालेख है, इसमें कौन सा भाषा यूज किया गया? किस भाषा में शिलालेख इसका उत्कीर्णित है, लिखा गया है? पाली है, प्राकृत है, ऑप्शन यानी संस्कृत है, हिंदी है। इसका जो आंसर है दोस्तों वो पाली भाषा में लिखा गया, जितना भी शिलालेख है अधिकतर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। वह स्तंभ जिसमें अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया। जैसे देखिए दोस्तों, मैंने बताया कि नहीं, जो शिलालेख और जो प्रशस्तियाँ होती है वो क्या होता है? शिलालेख मतलब शासक जो अपने उपलब्धि के बारे में बताते हैं, शासक अपने बारे में कुछ प्रशंसा करते हैं, अपने उपदेशों के बारे में बताते हैं, यही सब लिखा रहता है, ठीक ना। और भी कुछ जानकारियाँ होती है उन शासकों के बारे में। तो वह कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने जो है खुद को मगध का सम्राट बताया है? दोस्तों खुद को जो है अशोक जो है कहे कि मगध का सम्राट है, ठीक ना। किस स्तंभ में बताया है दोस्तों? देखिए ऑप्शन देखिए, भाब्रू स्तंभ,
रूमिनदेई स्तंभ, क्वीन स्तंभ, मास्की और गुर्जरा स्तंभ, ठीक ना, या अभिलेख। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़रूरी है और देखिए हम इसे 3-4 क्वेश्चन निकालेंगे। देखिए दोस्तों, तो भाब्रू स्तंभ जो था, भाब्रू स्तंभ में जो है ना, अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया था, ठीक ना। भाब्रू स्तंभ में अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया था। देखिए दोस्तों, जितना दोस्तों इसका स्तंभ है ना, या शिलालेख है, तो सबसे छोटा स्तंभ कौन है अशोक का, वो है रूमिनदेई। रूमिनदेई जो स्तंभ है वो सबसे छोटा स्तंभ है, किसका, अशोक का। और जो ये जो है दोस्तों मास्की और गुर्जरा अभिलेख जो देख रहे हैं यहाँ पर नीचे आप देख पा रहे हैं, मास्की और गुर्जरा, तो दोस्तों ये जो है यानी कि इसमें जो अशोक का नाम अशोक मिलता है, ठीक ना, अशोक का नाम अशोक मिलता है, इसका नाम मिलता है किसमें, मास्की और गुर्जरा अभिलेख में। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल बना था। जैसे देखिए दोस्तों, पाटलिपुत्र में जो है ना चंद्रगुप्त मौर्य का जो है एक महल बना था, वो किस चीज़ का था, तो वो था दोस्तों लकड़ी का। ये क्वेश्चन आप याद कीजिए, रटिए, किसका था दोस्तों, लकड़ी का था। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था, अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था, बिहार, अफगानिस्तान, श्रीलंका, कलिंग। कलिंग तो जीता था तो शामिल था बिहार में, तो यानी कि उसी के पाटलिपुत्र वगैरह सब समझ ही रहे हैं। अफगानिस्तान ये यहाँ तक भी था, यहाँ पर भी अभिलेख मिले हैं, लेकिन श्रीलंका नहीं होगा, श्रीलंका इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से किस शासक ने दक्कन का विजय प्राप्त की थी। दक्कन पर जो है विजय, मतलब दक्कन जो महाराष्ट्र वाले बेल्ट पे पड़ता है, तो किस शासक ने जो है दक्कन पर विजय प्राप्त की, तो वो जो है इसका जो आंसर हो जाए दोस्तों, वो हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है दक्कन विजय की प्राप्ति की थी, और वो विजय किया था, जीता था उस क्षेत्र को, ठीक ना। देखिए कलिंग युद्ध, देखिए 1 मिनट, कलिंग युद्ध जो यानी कि कौन लड़ रहे थे दोस्तों, अशोक 269 BC में, और कौन, खारवेल, कलिंग नरेश कौन, खारवेल, इसके बीच हुआ था, अशोक जीते थे, ठीक ना। तो कलिंग युद्ध का वर्णन जो है किस अभिलेख में किया गया है दोस्तों, तो 13वें अभिलेख में जो है दोस्तों, 13वें शिलालेख में जो है, ठीक ना, कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया। मतलब ये भी जो है मतलब मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, ये पूछा गया प्रीवियस में कई बार कि कलिंग युद्ध का वर्णन जो है अशोक के किस शिलालेख में मिलता है, तो 13वें शिलालेख में मिलता है कलिंग युद्ध का वर्णन। अब ये क्वेश्चन नंबर 22 आई है, निम्नलिखित में से कौन शासक जो है प्रायः 1 मिनट यहाँ देखिए, प्रायः जनता के संपर्क में आते थे, कौन दोस्तों, अशोक। इसको कहा जाता था प्रियदर्शनी कहा जाता था, देवान प्रियदर्शनी, किसको, अशोक को। चलिए 23 आई है, अशोक के अधिकांश अभिलेख जो मिले हैं, अभिलेख या शिलालेख, ठीक ना, तो किस भाषा में मिले हैं, किस लिपि में, ठीक ना, वो तो शिलालेख था, यहाँ पर अभिलेख पूछ रहा है। तब प्राकृत और ब्राह्मी, संस्कृत और ब्राह्मी, पाली और ब्राह्मी, और इनमें से कोई ना था। इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, वो होगा प्राकृत और ब्राह्मी। जो भी यानी अधिकांश अभिलेख मिले वो मिले हैं प्राकृत और ब्राह्मी में, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। किस ग्रंथ में जो है चंद्रगुप्त के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया। जैसे दोस्तों मैंने बताया कि किस शिलालेख में जो है आपको कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है, तो 13वें शिलालेख में। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है किस ग्रंथ में जो है, कोई ग्रंथ है, चाहे वो जैन ग्रंथ हो, बौद्ध ग्रंथ हो, मुद्रा राक्षस हो, ब्राह्मण साहित्य हो, ठीक ना, इसमें जो है आपको चंद्रगुप्त के लिए जो है दोस्तों आपको वृषल शब्द का प्रयोग किया गया। दोस्तों कौन शब्द का दोस्तों, वृषल शब्द का जो है प्रयोग किया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाए दोस्तों बौद्ध ग्रंथ है। बौद्ध ग्रंथ जो है दोस्तों चंद्रगुप्त के लिए जो है वृषल शब्द का प्रयोग किया गया, इसको ये कहा जाता था, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 चलते हैं और लास्ट है ये क्वेश्चन। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे अच्छा स्रोत क्या है, शिलालेख, साहित्य, यूनानी और बौद्ध साहित्य। क्या है शिलालेख, मतलब इससे शिलालेख से जो है अशोक के बारे में बहुत अच्छा से आपको पता हो जाएगा, और ये यानी कि उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी, ठीक है ना दोस्तों। चलिए ये रहा आज का वीडियो, इसमें 25 क्वेश्चन को मैं इंक्लूड किया था, और यदि आप इसे कंटिन्यू कर रहे हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़िए, और इसको वीडियो को शेयर कीजिए थोड़ा, काफ़ी लोग भी इसमें जुड़े। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। महादेव।